काकी खुद चाहे परलोक से धारी, पर गांव के पक्षी, जानवर और बच्चे काका के हवाले कर उनका भी तो परलोक सुधार गईं। आहार घोंसला, अशोक अग्रवाल की रची बुजुर्ग काका के अकेलेपन की नायाब इलाज की कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। कालिंदी बडोला हाथ टू हाथ में आपका स्वागत है। मैं और आप हमेशा यहाँ इकट्ठा होते हैं ताकि हम हिंदुस्तानी साहित्य का एक ना एक चुनिंदा नगीना एक दूसरे के साथ शेयर करें। अभी बचपन से मैं किताबी कीड़ा रही हूँ और मेरे पिता विश्वमोहन बडोला ने न सिर्फ मेरी इस आदत को सराहा बल्कि बहुत प्रोत्साहित किया। खैर, मुझसे तो कई 10 गुना बड़े किताबी कीड़े मेरे पिता थे और उनका जो पुस्तकालय है, जो अपनी निजी लाइब्रेरी है, अब वो मेरी लेगेसी है, मेरी धरोहर है। लेकिन उसी लाइब्रेरी में अब नई नई किताबें भी कुछ जुड़ती जा रही हैं। उनमें से एक किताब है मेरे हाथ में, आहार घोंसला। अब हापुड़ में संभावना प्रकाशन चलाते हैं अभिषेक अग्रवाल और उन्हीं के पिता अशोक अग्रवाल जी की लिखी कहानियों का संकलन है आहार घोंसला। हाल फिलहाल में अशोक जी की जो है तबीयत अच्छी नहीं चल रही थी और उस वक्त पर ये बात आई। अभिषेक जी ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके पिता की जो कहानियां हैं उनको अगर उनके वीडियोस बनाए जा सकें, उनको ऑडियो में तब्दील किया जा सके। और उस वक्त पर मैंने आप सबको जलसूंगा नाम की उनकी कहानी है वो पढ़कर सुनाई थी। मुझे अशोक अग्रवाल जी का ये पूरा संकलन बहुत ही अच्छा लगा, दिल को छू कर गया। सत्यनारायण जी ने संकलन को जो है एडिट किया है और बड़ी अच्छी बात वो लिखते हैं अशोक अग्रवाल जी की कहानियों के बारे में कि ये विकास की आधुनिक अवधारणा के पीछे के अंधेरों को टटोलती हुई उन कारणों की तलाश करती है जहां आदमी पीछे छूटा जा रहा है। वो हाशिए के लोगों के जीवन के विभिन्न पक्षों का अवलोकन कर कहानी रचते हैं और कहीं पर बहुत ठेठ जीवन के बारे में लिखते हैं। अब ये बात तो जो मुझे भी बिल्कुल सही लगी वो ये है कि अशोक अग्रवाल जी की कहानियाँ अगर आप पढ़ेंगे ना तो जो मुझे लगा, अब आप ऑफ कोर्स जो आप सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, लेकिन मुझे ये बात लगती है कि जैसे बहुत ज़्यादा जानकारी है उन्हें और वो सारी जानकारी, सारी रिसर्च जो उनकी है वो उनकी कहानियों में निकल कर आती है। अब एक तो होता है कि आप कहानी के बारे में जानते हैं और उसके पात्रों के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कहानी की परिस्थितियाँ हैं, जो परिवेश हैं, उन पर भी अशोक अग्रवाल जी बहुत ही गूढ़ तरीके से लिखते हैं। अब जैसे एक उनकी कहानी जो जलसूंगा मैंने आपको सुनाई थी, उसमें से ही मैं एक भाग आपको पढ़ के सुनाती हूँ। केदार मुझे पास बुला, जामुन की जड़ों को घेरे, दीमकों की वल्मीक और उसके समीप चल रही चींटियों की कतार दिखाता। इस राज जम्बुक जामुन के पेड़ के दक्षिण में सिर्फ 3 हाथ की दूरी पर कुआं खोदा जाए तो मात्र 10-15 फुट नीचे बेहद मीठा जल मिलेगा। मुझे और चकित करते हुए केदार बताता, 3-4 फुट खोदने पर नेवले का बिल मिलेगा। उसके नीचे राख के रंग की चट्टान आएगी और उसके नीचे मीठे पानी का कभी ना सूखने वाला सोता। मुझे ध्यान है, जलसूंगा कहानी जैसे ही मैंने पढ़ी थी तो मुझे लगा था यार कहीं से तो राज जम्बुक जामुन का पेड़ देखने का वो मिल जाए तो कितना मज़ा आए। अगर मिल जाता तो हो सकता है कि 3 हाथ की दूरी पर मैं खुद ही कुआं खोदने की कोशिश वहाँ पर कर लेती। खैर, बात ये है कि अशोक अग्रवाल जी की कहानियाँ बहुत रियलिस्टिक लगती हैं। अब इसीलिए आज की कहानी मैंने उनकी चुनी है जिसका नाम ही इसके टाइटल पर है, आहार घोंसला। आहार घोंसला, जिसमें एक काका हैं, एक काकी हैं। ज़िंदगी भर उन्होंने साथ निभाया है, गांव में रहते हैं। बच्चा एक है उनका, लड़का शादीशुदा है, अपने बच्चे के साथ शहर में रहता है, बहुत अच्छा है, माँ बाप का ख्याल भी रखता है, लेकिन वो शहर में है नौकरी करते हुए। तो यहाँ गांव में कौन है? काका और काकी एक दूसरे का पक्का सहारा। अब काका तो अपना जीवन जो है इस तरीके से गुजार रहे हैं कि हाँ भाई काकी घर संभालती है, लेकिन काकी के अचानक निधन हो जाने के बाद काका को पता चलता है कि काकी की एक पूरी अलग दुनिया थी जिसमें शायद उनका दखल पहले उतना नहीं था। लेकिन काकी के जाने के बाद क्या होता है, आहार घोंसला जो है वो किस तरीके से विकसित होता है, यही कुछ है इस कहानी का सार।
आहार घोंसला, और आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन मुझे तो तभी पता चलेगा अगर आप यहाँ पर चाहे यूट्यूब पर वीडियो के रूप में सुनते हैं ऑडियो स्टोरी को, चाहे फेसबुक के मेरे पेज पर सुनते हैं, चाहे स्पॉटिफाई के पॉडकास्ट पर, चाहे इंस्टाग्राम पर देखते हैं, कहीं पर भी अगर आप देखते हैं तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स छोड़िए। और साथ ही साथ अगर मेरे वीडियोज़ को आगे शेयर कर पाएंगे तो मेरी कहानी दूर तक जाएगी। आहार घोंसला, अशोक अग्रवाल की लिखी कहानी, कालिंदी बडोला की जुबानी। आहार घोंसला। हुट हुट, कुक कुक, बगीची में महोक गूंजा। पहले एक, फिर दो, फिर एक साथ कई महोकों ने तान छेड़ी। हुट हुट, कुक कुक, हुट हुट, हुट हुट, हुट हुट। काका की आंखें महोक की पहली आवाज के साथ ही खुल गई थी। महोक यानी ग्रेटर कूकल, क्रो फेजेंट नाम का पक्षी। महोकों की कूंज में और भी कई पक्षियों का कलरव जुड़ा। ये कोयल, ये श्यामा, डक डक डक। सतर्क कानों ने फिर सुना, डक डक डक। इतनी सुबह हुदहुद यहाँ कैसे चला आया? काका चुपचाप लेटे संगीत में आकंठ डूबे रहे। लेकिन ऐसे ही लेटे रहने से काम नहीं चलेगा ना। 4 दिन हुए कुंडों को और मटकों का पानी बदले। लगलग और राम मंगरा भला गंदेले जल में अपनी चोंच डालेंगे? हुदहुद की बात दूसरी। तन भले ही सोने का, भाता गंदे रहना ही। कुएं से पानी खींचना होगा। सुंदर मुंदर को कल नहलाया नहीं तो पूरी दोपहरी रंभाते डकारते रहे। उन्हें आज चौधरी के ट्यूबवेल पर ले जाना होगा। उठने की कोशिश करते ही रीढ़ में दर्द की लहर उठी तो कमर को फिर पहले की स्थिति में लाना हुआ। काकी के रहते भला काका ने कभी इतने लफड़े अपनी जान को लगाए? न कोई फिकर न फाका। सुबह और शाम नियम से गांव की परिक्रमा करते। अंकुराए अन्नों और सौंधी गंध के सिक्त सब्जियों के परिवार के हालचाल मालूम करते। ककड़ियों और तरबूजों के बीच घंटों बैठ सरसराहट की गूंज को सुनते, उन्हें बढ़ता हुआ देखते। नूर मियाँ की घेर में हुक्का गुड़गुड़ाते दुनिया जहान की नई नई जानकारियां लेते देते। अकेला लड़का पीलीभीत में सरकारी नौकरी में, बहू पढ़ी लिखी गुणों वाली। 2 साल के बबलू की याद उन्हें कभी कभी खूब गुदगुदाती, लेकिन इतनी भी नहीं कि बस पकड़ने के लिए भाग खड़े हों। खेती से इतना मिल जाता कि उनकी और काकी की छोटी छोटी इच्छाएं किसी बड़ी तकलीफ के बिना पूरी हो जाती। काकी की दुनिया दूसरी ही। उन्हें काका से कोई गिला शिकवा नहीं। काकी ने ढेरों गर्दन कटे मटके, कूंडे, पराते और मिट्टी के सकोरे घर और घेर में चुनी जगहों पर रखे हुए थे, जिन्हें वो पानी से लबालब रखती। रोज बासी पानी को बदलती। रात की बची रोटियां मींड चीनी घी मिला चूरमा तैयार करती और उसे बर्तनों के आसपास और मुंडेरी पर बिखेर देती। काकी पता नहीं कहां कहां भटक कर तरह तरह के फूलों के नन्हे नन्हे पौधों को आंचल से ढक कर ले आती और चुपके से उन्हें कहीं भी बसा देती। पौधों और घेर को काकी ने पक्षियों के पसेरे में बदल दिया था। काकी एक कोने में बैठी टकटकी लगाए अपने पाहुनों की, अपने गेस्ट की प्रतीक्षा करती। ये श्यामा, हुदहुद आज क्यों नहीं आया? लगलग इतनी जल्दी फुर्र हो गई? प्यासी ही। उनका मन अकुलाया हो जाता। काका को हुक्का छोड़ना ही होता जब काकी की घबराई हुई आवाज सुनाई देती, देखो जी देखो। काका भौचक काकी के साथ साथ सकोरे में अपनी तीखी लाल चोंच डुबोए गुरशल को देखने लगते। इसका एक पैर कहाँ है? फुदक भी नहीं पा रही। इसके पंखों को किस नासपीते ने नोच डाला? काकी रोने रोने को हो आती। गुरशल जब एक ही पैर से फुदकते हुए हवा में उड़ान भरती, तभी काकी के चेहरे का रंग वापस लौटता। गुरशल दिनों तक उनके परिवार का सबसे प्रिय प्राणी बन जाती। रोज नियम से उसकी प्रतीक्षा, नए पंखों को धीरे धीरे उगते देखना। काकी अकेले में पक्षियों से उन्हीं की भाषा में बात करती।
आदान प्रदान देर तक चलता, विशेषकर कोयल के साथ। काकी हूबहू उसी की बोयल में कुहुकती। कोयल तीखी आवाज में उनसे लड़ना शुरू कर देती। कभी कभी काका की पकड़ाई में आ जाता तो वो ताज्जुब से काकी को सुनते देखते रह जाते। सृष्टि के किसी भी रहस्य से अनजानी वो काकी नहीं जिसे 12 साल की उम्र में दुल्हन बनाकर लाए थे। 60 को पार कर रही काकी की कृशकाया सहसा उन्हें रहस्यमय, अनजानी और अछूती लगने लगती। पता नहीं फूलों और पक्षियों की भाषा उसने कब और कहाँ सीखी। काका प्रेम और भय के झूले में झूलते व्याकुल हो जाते। सारे कामों को निपटा काकी रात में चारपाई पर लेटने से पहले काका के सिर और तलुओं में सरसों का तेल लगाती। काका के ऊँघने तक लड़के, बहू और बबलू की बातें करती रहती। यही असली काकी थी जिससे काका का परिचय था। इस काकी को खो देने का भाव भी काका के मन में कभी नहीं आता था। ऐसा भी हो सकता है काका ने कल्पना तक नहीं की थी। काका नूर मियाँ की बैठक में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे जब उन्हें काकी का समाचार मिला। वो हमेशा की तरह आज भी काकी को अच्छा भला छोड़कर चले थे। दुख दर्द, चोट फाट, बुखार, बीमारी कुछ भी तो नहीं था। क्या मानुक को बिना एक शब्द बोले चुपचाप इस तरह चल देना चाहिए? भौचक्क काका इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच सके। काका एकदम गुम्मे होकर रह गए। दाह संस्कार, तेरहवीं और फूल विसर्जन की सारी क्रियाएं लड़के ने नाते रिश्तेदारों की मदद से संपन्न की। लड़का और बहू काका के पास आए। छुट्टियां खत्म हुई, अकेले कैसे रहेंगे? यहाँ की सारी देखभाल शंभू चाचा कर लेंगे। काका ने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला। काका के जीवन की पहली रात जब निपट अकेले देर रात तक दीवार से पीठ टिकाए बैठे रहे। बहुत कोशिश की लेकिन काकी का पूरा चेहरा आंखों में ना समाया। सभी कुछ धुंधला धुंधला सा। तड़के जब शंभू चाचा आए उससे कुछ पहले ही काका ने नींद का पहला झोंका लिया। ऐसा खालीपन पहली दफा आया। सारी दिनचर्या छिन्न भिन्न, कुछ करने का मन नहीं। दिन इतने लंबे कि सोते भी ना कटें और रातें इतनी अंधेरी कि पौ फटने का नाम ही न ले। शंभू चाचा नियम से दोनों वक्त का भोजन पहुंचा जाते। कोई 15-20 दिन बाद घेर का चक्कर लगाते काका का ध्यान मटकों, कूंडों और सकोरों पर गया। सभी एकदम खाली, धूल की मोटी परतों से लिथड़े हुए। पौधों के हाथों पैरों की उंगलियां सूखने और जलने लगी थीं। काका का जी धक्क से रह गया। दोनों हाथों में बाल्टियां पकड़ी और कुएं की ओर बढ़ गए। सभी बर्तनों को पत्थर से खुरच कर उसकी काई साफ की। लबालब जल से, पानी से भरा। कोठार की ओर भागे। बाजरे से भरी थाली लाए और उन जगहों पर दाने को बिखेर दिया जहां जहां उन्हें काकी दिखाई दी। शंभू चाचा से भोजन की पोटली पकड़ते हुए कहा, कल से नहीं लाना। हाथ पर हाथ धरे दिन कैसे कटेंगे? शंभू चाचा को कैसे बताते कि उनका काम सिर्फ 4 रोटियों से कैसे चलेगा? काकी के पाहुनों के लिए भी तो रोटियां पोनी होंगी। काकी बिना एक भी शब्द कहे अपने फूल पौधों और पक्षियों का संसार काका के हवाले कर गईं। आहार घोंसला, अशोक अग्रवाल की लिखी कहानी, कालिंदी बडोला की जुबानी। गांव से कोई 7-8 किलोमीटर की दूरी पर विशाल पाट वाली गंगा बहती है। ऋषिकेश, हरिद्वार से आकर कन्नौज के रास्ते इलाहाबाद, वाराणसी की ओर जाती हुई। इलाहाबाद यानी प्रयागराज। सरकंडों की मीलों तक चली गई घनी झाड़ियां, सघन पेड़ों के छितराए हुए समूह, जलाशय, दलदल और गंगा की उथली धाराओं के बीच अनगिनत छोटे छोटे टापू। सारे जरूरी कामों को निपटा काका खाने की पोटली लिए उसी ओर निकल जाते।
झाड़ियों के पीछे छिपे घंटों पक्षियों की आवाजें सुनते, इतनी सावधानी से कि सूखी पत्तियों पर पैर पड़ते ही चर चर की आवाज उन्हें उड़ा न दे। काका भोर के, रात के शिकारी, जुलाहा और गायक पक्षियों के बारे में ढेरों बातें जान गए। सबसे गिद्धी सिर के ऊपर काली चोटी बांधे बादामी पवई मैना का सुरीला गाना सुनते ही काका सब कुछ भूल जाते। कभी कभी कोई ऐसी चिड़िया दिखाई दे जाती जिसे पहले ना देखा हो तो काका तो अकुला उठते। इतनी अनोखी और विविध दुनिया की उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी। एक दिन सुबह सुबह काका शहर के लिए निकले तो पूरा गांव ताज्जुब खा गया। रात गए सबसे बचते बचाते वापस लौटे। झूले को कोई देख लेता तो काका के पगला जाने का अनुमान लगाता। उस रात काका अरसे बाद उमंग और उल्लास से झोले के सामान को बार बार उलटते पलटते रहे। पक्षियों की दुनिया के बारे में बताने वाली रंगीन तस्वीरों वाली किताबें, आरी, वसूला, कुल्हाड़ी, कई आकार प्रकार की कीलें, रंगों के डब्बे, ब्रुश और भी न जाने क्या क्या। वसंत के आगमन में देरी नहीं, पक्षियों के जोड़ा बनाने और अंडे पारने के दिन काका झाड़ियों, पेड़ों और कोटरों पर बसे घोंसलों को कौतुक से देखते रहते। तुम्बी नुमा गोल बया का घर, सरपत, केले और कांस की पत्तियों को चोंच में दबाए उड़ता नर बया। काका को हंसी फूट पड़ती। नर बेचारा रात दिन राजमिस्त्री की तरह खूब मेहनत करके घर बनाएगा। इठलाती हुई मादा आएगी, गर्दन उचका उचका कर घर की जांच पड़ताल करेगी। पसंद आया तो ठीक, नहीं तो फुर्र। टिटहरी बालू में ही गड्ढे बना अंडे पारेगी। सबसे गंदा और बेतरतीब घर कौवे का। बारिश के दिनों में अमराई में घूमते काका को कभी कभी कोई मरी हुई कोयल दिखलाई दे जाती। काका की धड़कनें थम सी जाती। कामचोर, आलसी कहीं की, अपना घोंसला क्यों नहीं बनाती कोयल? ये कोयल आंख बचा किसी कौवे के घोंसले में अंडे पारने गई होगी, पकड़ी गई। अब कौवे भला जान लिए बिना छोड़ेंगे? दर्जन चिड़िया के घोंसले को देखो तो देखते ही रह जाओगे। उसकी कारीगरी के आगे सभी मात। दो अलग अलग पत्तियों में चोंच से सुराख बनाएगी, फिर कहीं से कोई धागा उठा लाएगी। वो नहीं मिला तो पत्तियों के रेशों से उन्हें खूबसूरती से जोड़ देगी। इतना ही नहीं, आखिरी सिरे पर चोंच से ही गांठ भी लगा देगी। कुछ बेचारे ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ नहीं आता जाता। वो पेड़ की कोटर में ही सूखी पत्तियां और घास के तिनके ला ला के बिछाएंगे। काका को लगा इन मूक मेहनतकश पक्षियों के श्रम में एक मुट्ठी योग उन्हें भी देना चाहिए। वो चीड़ के ढेरों तख्ते बटोर लाए। आहार घोंसले को एक जैसे तो बनेंगे नहीं। मैना के लिए 1 फुटा चौकोर तख्ता, चारों दीवारें भी इसी आकार की, सतह से 6 इंच ऊपर गोलाकार दरवाजा, इतना कि मैना आसानी से आ जा सके। गौरैया का भी लगभग ऐसा ही, लेकिन चारों तरफ से खुला। गौरैया को खूब हवा चाहिए ना। कठफोड़वा का घर सबसे ऊंचा, कोई 1.5 फुटा, आने जाने का सुराख भी बहुत ऊपर। कौवे लगलग और फाख्ता के गहरे और फालनुमा, नहीं तो अंडे लुढ़कते जमीन पर आ गिरेंगे ना। ढलुआ छतें बनानी होंगी। पानी भीतर नहीं जाना चाहिए ना। पीले गालों वाली राम मंगरा के लिए नारियल का घर। काका ने आरी से नारियल को 2 भाग कर दिया। दुधियागिरी को वैसे ही रहने दिया। राम मंगरा का भोजन घर के भीतर ही मौजूद। दोनों सिरों को सुए से छेदा और मजबूत धागों के सहारे डाल से लटका दिया। लकड़ी बहुत थोड़ी सी। अब काका चिंतित हो आए। शहर जाकर कसाई की दुकान से कुछ बड़ी खोखली हड्डियां ले आएंगे। उनके भीतर मक्खन और आलू भरने से काम चल जाएगा ना। खाली साबुनदानियां, पाउडर और जूतों के खाली डिब्बे। काका को जो भी मिल जाए बटोरने में देरी नहीं। काका का काम अभी पूरा कहाँ। आहार घोंसले को भूरे, धूसर और हरे रंगों से रंगेंगे, नहीं तो शिकारी पक्षियों की पकड़ाई में नहीं आ जाएंगे।
इन्हें ऐसी जगहों पर टिकाना भी जहां बित्ता भर धूप में भी नहा सकें। कड़ी धूप की चपेट में आ गए तो मुलायम पंखों को झुलसने में कितनी देर लगेगी। 2-4 आधार चौकियां भी बनानी पड़ेंगी जिनके ऊपर पानी के बर्तन और मींडी हुई रोटियां रखी जा सकें। बर्तनों को तख्तों से जमा कर मजबूत सुतली से बांधना। शरारती पक्षी पानी बिखेरने में कितना वक्त लेंगे। काका को फुर्सत ही नहीं। काका को कोई देख लेता तो पहचान पाता। दोनों हाथ लहराते तो लगता विशाल डैनों वाली गौरैया आसमान की सारी हवा को समेटे जमीन पर उतर आई है। शीतकाल में काका गंगा के किनारे किनारे घनी झाड़ियों के पीछे छिपी पगडंडी पर चलते उस आखिरी कोने तक चले जाते जहां गंगा की धारा कई शाखाओं में पड़ती, छोटे छोटे टापुओं को बनाती आगे बढ़ जाती। काका भकुआए से टापुओं पर किल्लोल करते दूर देश से आए पक्षियों को देखते रहते। धान के खेतों के सूखने के साथ ही वहां छोटी छोटी झाड़ियां अंकुरित होना शुरू हो जाती। महाडेर बाह में छोटे छोटे फूलों से भर जाती। काका इन्हें देखते ही समझ जाते कि प्रवासी पक्षियों के आगमन का समय आ गया है। चांदनी रातों में काका ने इन्हें खुले आकाश में उड़ते देखा, कतारों में खुले चिमटों की तरह कुर्र 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 की हल्की आवाजों के साथ। अंतहीन यात्रा गांव प्रदेश की सीमाओं को लांघते हिमालय के बर्फीले शिखरों पर ठिठक जाती। दूर, बहुत दूर, झीलों का स्वच्छ नीला पानी, बर्फ के विशाल हिमनद। कैसा होगा वहां का जीवन? वहां भी क्या उन्हीं की तरह आदमी होंगे? काका का वार्तालाप प्रवासी पक्षियों से चलता रहता। इसी बीच काकी का धुंधला होता आकार आंखों में चला आता। उन्हें लगता इतने दिनों बाद वो काकी को कुछ कुछ समझ पा रहे हैं। सुबह के वक्त जब गांव के बच्चे अलग अलग झुंडों में बस्तों को पीठ पर लादे स्कूल के लिए निकलते तो काका उस रास्ते पर खड़े हो जाते। 2.5 कोस की कच्ची पगडंडी की धूल फाकने के बाद सड़क खुलती। उससे भी काफी दूर पाठशाला। बच्चे भरी दोपहरी जब सिर पर सूरज चढ़ा होता तब छुट्टी पाते। पसीने और बोझ से लदे उन्हें देखकर काका को छोटी छोटी चिड़ियाओं का बोध होता, प्यास से कुम्हलाई छटपटाती हुई। काका ने पहली दफा काकी के बंद संदूक को टटोला। हंसुली, पाजेबें, करधनी और लाल पोटली में बंधे चांदी के अंग्रेजों के ज़माने के सिक्के, ये सारे जेवर और सिक्के। काका शहर गए और वापस लौटे तो उनके पीछे पीछे करीम बढ़ई आया। फिर लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे, कड़ियाँ, तख्ते और न जाने क्या क्या। गांव की हवा तो खूब गर्म हो गई। काका करीम बढ़ई से नई बैलगाड़ी गड़वा रहे हैं। गांव भौचक्का, कोई कुछ ना समझ सका। इसका काका क्या करेंगे? क्या बोरिया बिस्तर बांध कर अब तीर्थ यात्रा पर निकलने वाले हैं? समूचे गांव ने खूब सिर धुना, कान खुजलाए, लेकिन बैलगाड़ी का रहस्य किसी की पकड़ाई में नहीं आया। काका के घेरे से 15-20 दिन तक ठक 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 की तेज आवाजें आती रहीं। काका इस बीच बहुत कम बाहर निकले। करीम ने ही सारी भागदौड़ की। कोई 2 साल बाद काका ने अपना बैल भी शंभू चाचा के खूंटे से खुलवा लिया। बैल वापस पहुंचा। शंभू चाचा गांव लौटे तो कोई ऐसा ना बचा जो काका के हालचाल मालूम करने ना गया हो। काका गाड़ी नहीं हवाई जहाज बनवा रहे हैं। गांव की सभी बैलगाड़ियों से ड्योड़ी, खुली हुई नहीं, चारों तरफ से तख्ते जड़वा रहे हैं। करीम काका की धोती खुलवा लेगा। काका इन दिनों किसी से कुछ नहीं बोले, गाड़ी के बारे में तो बिल्कुल कुछ नहीं। 20 दिन बाद काका ने करीम को विदा किया। पैंट से सुंदर का जोड़ीदार भी ले आए। खूब गबरू, ऊंची उठान वाला, ठीक सुंदर जैसा। गांव में कानाफूसी होने लगी। भाई काका ने छोटा खेत जो बेच दिया है, जरूर नई काकी को लाने की तैयारी है। भाई लड़के के पास जरा कोई आदमी दौड़ाना चाहिए। काका, उनके पिता पगला गए हैं। पहले गहने बेचे, अब खेत बेचा,
लड़के के हवाले क्या शमशान की राख करके जाएंगे? काका सब सुनते और हंसते थे। गाड़ी को काका ने सब्ज हरे और आसमानी नीले रंग से रंगा, फर्श पर दरी बिछाई, कोने में पानी से भरी सुराही रखी, सुंदर मुंदर को गाड़ी में जोत दिया और एक सुबह घंटियां टुनटुनाती नई दुल्हन की तरह सजी धजी बैलगाड़ी ने बाहर कदम रखा। सीमा तक गांव वाले और बच्चे गाड़ी के साथ साथ दौड़े। काका हाथ जोड़कर राम राम बोलते गाड़ी को हाँकते चले गए। अमराई से कुछ पहले काका ने किनारे करते गाड़ी को रोका। बच्चे पास आए तो काका हंसे और हाँक दी, गाड़ी में चले आओ। बच्चों ने उल्लास से किलकारियां भरी और गाड़ी में सवार हो गए। पाठशाला पहुंचने तक शायद ही कोई बच्चा रहा होगा जो गाड़ी में ना आया हो। काका ने बैलों को खोला, छांव में नीम के नीचे बांधा और गाड़ी को वहीं छोड़ हाथ में पोटली लिए गंगा की ओर निकल गए। पाठशाला बंद होने से पहले काका लौटे। बच्चों ने अब की बार काका के हंसने और गर्दन हिलाने की जरूरत भी नहीं समझी। लद लद करते गाड़ी में लुढ़कने लगे। बच्चों की किलकारियों में काका की हंसी घुल मिल गई। काका की बच्चा गाड़ी कुछ ही दिनों में आसपास के गांव में भी चर्चा पा गई। काका की बच्चा गाड़ी में बच्चों की पूरी दुनिया से मटाई। उनकी हंसी, रोना, लड़ना, झगड़ना, किलकना, ऐसा विशालकाय हरा भरा पेड़ जिसकी हर शाखा से बबलू लटके थे। कभी किसी बबलू की पीठ पर दूसरा बबलू नीली स्याही से लोमड़ी, खरगोश, गधा बना देता। तीसरा बबलू चौथे का बस्ता दुबका देता, पांचवा छठे का भोजन डकार जाता। रोते बच्चे को काका कहानी सुनाते हुए दिलासा देते। एक बार ना दूसरे देश में एक सारस हमारे गांव आया। हमारे गांव के मोर को उसका आना न भाया। मोर ने अपने गले में गुस्से से हवा भरी और सारस के पास गया, तुम्हारे देश में खाने को नहीं मिलता जो यहां चले आए? सारस ने मोर की बात का कुछ बुरा नहीं माना। वो हंसा, भाई ऐसी बात नहीं है मेरे सुंदर पंखों वाले दोस्त, ईश्वर ने हमारा आहार पूरी धरती पर बिखेरा हुआ है। यहां आने से तुम्हारे जैसे भाइयों से बातें करने को मिल जाती हैं। बच्चे काका का पीछा आसानी से थोड़ा छोड़ेंगे। काका को हंस, मछली और केकड़े की कहानी सुनानी ही होगी। काका के गोल चेहरे की सफेद घनी मूछें हंस पड़ती। मछली और केकड़े ने भी उन्हीं की तरह अपनी गाड़ी बनाई होगी। सारे बच्चे काका के आसपास खिसक आते। घंटियां टुनटुनाते बैल अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते रहते। जाड़े के दिनों में सारस के देश की नदी में बर्फ जम जाती है। सारस को उड़ता देख मछली मन मारे केकड़े के पास चली जाती। बर्फ पिघलने पर सारस लौटता तो उन्हें ऐसी ऐसी मजेदार कहानियां सुनाता कि उनका मन ललचाने लग जाता। मछली और केकड़े सारस के पास गए और बोला, भैया सारस, हमारा दम बर्फ के नीचे घुटा जाता है, हमें भी अपने साथ ले चलो ना। सारस ठहरा दयालु, उसने झट से हाँ कह दी। उसने सोचा जैसे वो उड़ान भरता है मछली और केकड़े भी उसके साथ उड़ चलेंगे। मछली और केकड़ा खूब परेशान। सारस को पता चल गया कि उन्हें उड़ना नहीं आता तो वो तो उन्हें यहीं छोड़ जाएगा। उन्होंने निकाली एक अनोखी तरतीब और जुड़ गए दोनों गाड़ी बनाने में। यहां आते आते काका की मूछें एक बार फिर हंसी। गीली पत्तियों, घास, काई और तिनकों से उन्होंने एक गाड़ी और एक रस्सी बनाई। उनके जाने का दिन तय हो गया। सारस उन्हें लेने आया तो मछली बोली, भैया सारस, हमें खूब दूर जाना है, दूसरे देश में, क्या मालूम वहाँ खाने को मिले या नहीं मिले, भूखों तो नहीं मरेंगे। हमने अपना भोजन ना गाड़ी में रख लिया है, गाड़ी कुछ भारी हो गई है, तुम्हें मदद करनी होगी। सारस तैयार हो गया। केकड़े ने झटपट रस्सी का एक सिरा सारस के गले में डाला। बीच से मछली ने पकड़ा और आखिरी सिरा केकड़े ने अपने मुंह में दबोच लिया। लेकिन ये क्या, सारस ने हवा में उड़ान भरी, मछली ने नदी में छलांग लगाई और केकड़ा किनारे की ओर उछला। देखते देखते रस्सी टूट गई और गाड़ी पानी के भीतर। एक चुगलखोर मेंढकी ने छिपकर सब कुछ देख लिया। झट से सारी मेंढकियों को जाकर बता भी दिया। फिर तो सारी मेंढकियां एक साथ इतने जोर से हंसी
मेंढकियां और बच्चे ही नहीं, काका भी इतने जोर से हंसे कि उन्होंने अपना पेट पकड़ लिया। बस उसी दिन काका बिस्तर से जा लगे। आहार घोंसला, अशोक अग्रवाल की लिखी कहानी, कालिंदी बडोला की जुबानी। बिस्तर पर लेटे काका को सिर्फ बच्चों और पक्षियों की चिंता। इस बार काका अकेले नहीं, स्कूल जाते और लौटते बच्चे उनके पास जरूर आते। दौड़ दौड़ कूंडों और मटकों में पानी भरते, अपने भोजन का एक हिस्सा काका के पाहुनों को खिलाते। काका खटिया पर लेटे लेटे अंगुली से इशारा करते फुसफुसाते, कठफोड़वा, आवाज कतई नहीं, मैना ना गाना बंद कर देगी। गाड़ी हाँकने का काम इन दिनों शंभू चाचा ने किया। नियम से बच्चों को स्कूल पहुंचाया लाया, लेकिन सभी बच्चे परेशान। बच्चा गाड़ी को पता नहीं क्या हो गया, सारी हंसी खिलखिलाहट तो उड़न छू हो गई। थके उनींदे लस्तम पस्तम और मुंह लटकाए बच्चे कुछ न समझ पाए। क्या काका से पूछें? बीमारी के बावजूद काका को तो उठना ही हुआ। बच्चा गाड़ी को देखते ही सारी बीमारी और थकान छूमंतर। बच्चा गाड़ी के चारों ओर खड़िया और गेरू से तस्वीरें बनी थी। हंस, केकड़ा, मछली, नाचता मोर, कठफोड़वा और एक बूढ़ा भी। गर्दन और चेहरा सारस का। काका ने भारी भरकम मूंछों से पहचाना, बूढ़ा और कोई नहीं, वो खुद हैं। बच्चों ने ही नहीं, सुंदर मुंदर और गाड़ी ने भी अरसे बाद किलकारियां भरी। काका ने पोखर के पास गाड़ी रोकी, होठों पर अंगुली रखी। सभी बच्चे एकदम खामोश। हवा और पत्तों की भी आवाज नहीं। डक 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 डक। तीखी चोंच से जमीन खोदते पक्षी की ओर काका ने इशारा किया। उनके होठ फुसफुसाए। हुदहुद, सुंदर परों की कलगी वाला हुदहुद। सुलेमान बादशाह मन के मालिक। जब जी चाहता हवा में उड़ना शुरू कर देते। सूरज उन्हें परेशान करने ठीक सिर के ऊपर चला आया। गिद्धों का एक झुंड सुलेमान बादशाह के पास आया। सुलेमान बादशाह ने उनसे छांव करने की विनती की। गिद्धों का सरदार ठहरा बहुत घमंडी। वो अनसुनी करके आगे बढ़ गया। सुलेमान बादशाह को आ गया गुस्सा। झट से गिद्धों को श्राप दे दिया। गिद्धों की गर्दन परों से खाली, कोई भी पंख नहीं। थोड़ी देर बाद ही उन्हें हुदहुद मिले। सुलेमान बादशाह ने उनसे भी छांव करने को कहा। सारे हुदहुदों ने अपने पंखों को आपस में मिलाया और उनके ऊपर छांव कर दी। सुलेमान बादशाह खुश, वरदान मांगने को कहा। हुदहुदों का सरदार बोला, हमारे कलगी नहीं, सारे पक्षी हंसी उड़ाते हैं, हमारी कलगी ना सोने की कर दो। सुलेमान बादशाह ने अंगुली ऊपर उठा दी। उसी पल सारे हुदहुदों की कलगी सोने की हो गई। अब सोने का लालच सबसे बुरा। शिकारी तीर कमान लिए हुदहुदों को खोजते चारों दिशाओं में निकल पड़े। हुदहुद मरने लगे तो उनका सरदार सुलेमान बादशाह के पास पहुंचा। सुलेमान बादशाह खूब हंसे और उनकी सोने की कलगी को सुंदर परों में बदल दिया। इतनी सुंदर कलगी वाला हुदहुद बहुत गंदा रहता है, कभी नहीं नहाता। काका ने बच्चों को वही सुनाया जो कभी काकी ने उन्हें सुनाया था। काका को आज भी ताज्जुब। वो गवई गांव गिराव की अपड़ औरत पता नहीं कहां कहां से कहानियों का इतना बड़ा खजाना बटोर लाई। बच्चा गाड़ी इतने दिनों बाद खूब खुलकर हंसी, नाची, गाई। बुखार तो उतर गया, लेकिन काका को कमर दर्द ने जकड़ लिया। काका झुकते हुए उठते, कमर सीधा करने में वक्त लगता। बीमारी की खबर पाकर लड़का आ गया, बहू और बबलू भी। काका तो टस से मस नहीं। शंभू चाचा और गांव वालों ने कितना समझाया, शहर का अस्पताल कितना बड़ा है, लेकिन काका गांव छोड़ने को तैयार ही नहीं। यहाँ उनका परिवार कितना बड़ा है, आखिरी दिनों में अगर उन्हें अनाथ बना दिया तो काकी को ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। काका की सबसे अधिक मुश्किल जेठ और आषाढ़ के दिनों की। बच्चों की पाठशाला बंद और कमर दर्द के चलते गंगा तट तक जाना मुश्किल। इन दिनों रात में काका की नींद कभी भी उचट जाती।
काका लेटे लेटे अंधेरे में पोरों पर हिसाब फैलाने लगते। काकी को कहे कितने बरस होने को आ रहे हैं। कई ऋतुएं बीत गईं, पर कितनी? काका का अंगूठा पोरों पर फिसलने लगता। इन दिनों उन्हें क्या होता जा रहा है? काका को झुंझलाहट चढ़ती। काकी का चेहरा धुंधले बिंबों में बिखरा हुआ है। काकी का कोई एक चेहरा तो रहा नहीं। बच्चों और पक्षियों की हंसी और किल्लोल में घुली मिली काकी हर जगह मौजूद। हुट हुट, कुक कुक, हुट हुट। काका उठ खड़े हुए। इस आवाज को अनसुना कैसे करें? किन फालतू बातों में दिमाग खपाने लगे? उनको ढेरों काम है भाई। पाठशाला तो 2 माह बाद खुलेगी। 5 दिन शेष रहे। बच्चा गाड़ी पर नया रंग रोगन कराना है, निकली हुई कीलों को ठोकना है, उधड़ी हुई कथरी की सिलाई, आहार घोंसलों की सफाई भी। कुछ घोंसलों में बीते साल पक्षी नहीं आए। क्या अपने घर उन्हें पसंद नहीं आए? क्या कमी रह गई? काका सोच में डूब गए। हर साल बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस साल कुछ और आएंगे। बच्चा गाड़ी में क्या सारे समा पाएंगे? एक छकड़ा और बनाना होगा जिसे बच्चा गाड़ी के पीछे बांधा जा सके। सुंदर मुंदर इतना बोझ उठा पाएंगे क्या? सोचते सोचते काका कुएं की मुंडेरी के पास जाकर खड़े हो गए। आहार घोंसला, अशोक अग्रवाल की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। कालिंदी बडोला हाथ टू हाथ में आज जो मैंने आपके लिए कहानी चुनी उसका नाम आहार घोंसला अशोक अग्रवाल जी की कहानी का ये संकलन है जिसमें से मैंने आपको ये कहानी सुनाई। संभावना प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। अभिषेक अग्रवाल जो अशोक अग्रवाल जी के ही पुत्र हैं वो इस संभावना प्रकाशन को अब संभालते हैं और उन्होंने ही मुझ तक ये किताब पहुंचाई। तो आपका बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर किताब है, मुझे बहुत अच्छी लगी और यहाँ मैं सबके साथ लिंक शेयर कर रही हूँ, तो आप सब भी अपनी प्रति ज़रूर मंगाएं। जहाँ तक आहार घोंसला की बात है तो काका की कहानी किसी भी ऐसे बुजुर्ग की कहानी हो सकती है ना जिन्होंने अपने जीवन साथी को सालों साल के बाद खो दिया हो। अब कहते भी हैं वैसे भी कि औरतें अगर अकेली रह जाती हैं, उनके पार्टनर्स अगर पहले उनसे चले जाएं तो वो तो किसी भी तरीके से अपने को संभाल लेती हैं। उसका कारण क्या होता होगा? क्या इसलिए कि हमेशा से सदियों से अपने घर के काम काज बच्चों की सारी ज़िंदगी में बहुत अपने को उन्होंने उलझाया हुआ होता है? क्या कारण है कि जो आदमी लोग हैं वो अपने को अकेला पाते हैं तो थोड़े घबरा जाते हैं? आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? लेकिन यहाँ काका जो हैं वो तो काकी की धरोहर को संजोने में लग गए और इसीलिए आहार घोंसला बनाया उन्होंने इतने सारे पक्षियों के लिए, इतने सारे जानवरों के लिए, जो उनकी बच्चा गाड़ी है। अब सोचिए ना, उनकी अपनी जो ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ जिसमें इतने सारे गांव के बच्चे, उनके साथ दोस्ती हो गई। वो स्कूल में जा रहे हैं तो कैसे पहुंचेंगे और धूप से कैसे उनको लड़ना नहीं होगा। तो बच्चा गाड़ी में जाते जाते आप ये सोचने लगते हैं पढ़ते पढ़ते कि कौन ज़्यादा खुश है, वो बच्चे जिनको गाड़ी में जाने को मिल रहा है या फिर काका जिनको इतने सारे बच्चों का सानिध्य मिल रहा है। इतने सारे बच्चे उनकी खिलखिलाहट, उनकी जो जीवन का रंग है वो वापस ले आए। आपको आहार घोंसला ये कहानी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए। आप YouTube पर अगर मेरे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, वहाँ पर जो घंटी होती है, बेल आइकॉन दिखता है, उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिलेगी। फेसबुक पेज है मेरा कालिंदी बडोला नाम से ही, इंस्टाग्राम पर भी मैं हूँ और स्पॉटिफाई का पॉडकास्ट भी है। सब जगह कालिंदी बडोला नाम से मुझे ढूंढिए, मेरे साथ हो जाइए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कॉमेंट्स ज़रूर छोड़िए और हाँ, मेरे वीडियोस को आगे शेयर ज़रूर कीजिए, तभी मेरी कहानी दूर तक जाएगी। जहाँ तक संभावना प्रकाशन की बात है, एक और उनकी किताब है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है। गीता गैरोला, गीता दी की अपनी आप बीती, एक कैंसर सर्वाइवर की आप बीती। और ये जो किताब है ये अमेज़ॉन पर भी मौजूद है। मैं लिंक आपके लिए नीचे छोड़ रही हूँ और साथ ही संभावना प्रकाशन के नंबर्स भी। गूंजे अनहद नाद एक किताब है जो आप पढ़ेंगे तो जैसे मैं सिहर गई थी, आई एम श्योर आपका भी
वो हाल होगा। गीता दी, इतना जीवट है उनमें और इतनी मतलब साफ गोई से और इतनी सरलता से और इतने, मैं कहती हूँ, निडरता से उन्होंने अपनी जो कैंसर की जो लड़ाई है उसको यहाँ पर शब्दों में उकेरा है। आई एम टेलिंग यू, यू विल रियली इन्जॉय इट। आपको थोड़ा हिला ज़रूर देगी, लेकिन कभी कभी पढ़ना चाहिए ऐसी चीज़ों को जहाँ आपको पता चले कि आप अगर अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अपने को दुखी करते हैं ना, तो ज़रा देखिए कि लोगों की ज़िंदगी में कैसी कैसी परेशानियाँ आती हैं और वो उन परेशानियों से कैसे जूझते हैं। तो भाई ये दोनों किताबें, चाहे आहार घोंसला है चाहे गूंजे अनहद नाद, ये दोनों किताबें आपको ज़रूर अपने संकलन में रखनी चाहिए, अपने कलेक्शन में। अब यहाँ पर मेरे साथ आपका होना बहुत ज़रूरी है कालिंदी बडोला हार्ट टू आर्ट में, ताकि इसी तरीके से हम जो भारतीय साहित्य के इतने सुंदर नगीने हैं एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएँ। काकी खुद चाहे परलोक सिधारी, पर गांव के पक्षी, जानवर और बच्चे काका के हवाले कर उनका भी परलोक सिधार गईं। आहार घोंसला, अशोक अग्रवाल की रची बुजुर्ग काका के अकेलेपन की नायाब इलाज की कहानी, कालिंदी बडोला की जुबानी।